नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज बहुत दिनों बाद मैं लाइव आया हूँ और आप लोगों से सीधा लाइव चर्चा करने का आज मूड हुआ। कारण था कि आज पूरे दिन मैं लखनऊ में रहा, कई कार्यालयों में रहा, बहुत सारे लोगों से मिला और बहुत सारे लोगों से मैंने चर्चा की। सारे डेटा कलेक्शन करना, बहुत सारे लोगों से डेटा इकट्ठा करना, ये बहुत सारे काम थे। ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सवाल यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में योगी जी महाराज किस सिचुएशन पर हैं। क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार बना रहे हैं? मैंने आपको 2-3 लेक्चर हर चरण के बाद, खासतौर से 2 चरणों के बाद, मैंने अपने हिसाब से जो मुझे डेटा कलेक्शन होता था, उस डेटा कलेक्शन के अनुसार मैं उन पर बात करता था, आपको बताता था कि आखिर क्या सिचुएशन है और क्या हो रहा है या मुझे क्या लगता है। ये सब कुछ हम आपसे चर्चा करते रहे। आपने बहुत अप्रिशिएट भी किया, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया और लगभग अपने पास 10,000 मैसेज इकट्ठे हुए। वो 10,000 से ऊपर मैसेज टीम को पढ़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये समझने की कोशिश की कि आखिर क्या है। देखिए, ये तो पक्की बात है कि योगी जी सरकार बना रहे हैं। ये भी पक्की बात है कि उत्तर प्रदेश में अब जो होने वाला है वो पहले शायद उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ होगा। ये भी सही बात है कि समाजवादी पार्टी ने इस बार चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। जितनी शक्ति उनके पास नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड लड़ा। केवल एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, काबिले तारीफ है अखिलेश यादव जी की कि उन्होंने अकेले इतना बड़ा चुनाव लड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी शक्ति लगाई गई थी, बहुत बड़ी टीम लगी हुई थी। फिर भी उन्होंने चुनाव अच्छा लड़ा, इसके लिए तो उनको साधुवाद कहना ही होगा। मायावती जी को इसलिए साधुवाद कहना होगा कि उनको ये बात समझ आ गई थी कि अगर मायावती जी चुनाव पूरी शक्ति से लड़ेंगी तो समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए होगी, और अगर अखिलेश यादव की, मतलब 3 पार्टियां अगर चुनाव लड़ेंगी सही से, तो वोट बटेगा तो फिर ये संभव है कि अखिलेश भी सरकार बना लें। और अखिलेश की सरकार बनी तो इसका बिल्कुल सीधा मतलब है कि अखिलेश की सरकार बनने पर सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होने वाला है तो वो होने वाला है बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट को। क्यों ऐसा होने वाला है? क्योंकि ये सब जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट, जिसको शुरू से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये क्वेश्चन भी लगाया जाता रहा, जो कोर वोट है वो लड़ लेता है। यही कारण है कि पूर्वांचल में बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण बंदूक लेकर खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान सबसे ज़्यादा टारगेट उसी को बनाया गया। दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुर्जर, ये बहुत मजबूत होकर खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि टारगेट वो बनाया जाता था। इसलिए ये सारी संभावनाओं में जो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का समाजवादी पार्टी के समय पर हुआ था तो वो बहुजन समाज पार्टी के वोटर का हुआ था। मायावती जी ने बहुत अच्छा निर्णय लेते हुए समय से पहले ये बात जग जाहिर कर दी, या उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि भाई हम एमएलसी के चुनाव में अपने लोग, अगर अखिलेश का चुनाव हो रहा होगा तो मैं कहूँगी कि वो बीजेपी को वोट दे। सीधा तो नहीं कह सकती, लेकिन उन्होंने करा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट था उसको समझ आ गया था कि बहन जी क्या करना चाहती हैं, और अगर गाज गिरी समाजवादी पार्टी के गुंडों की तो वो सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स के ऊपर गिरेगी और वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ मायावती जी को समझ में आ गई थी, इसलिए उनका वोट भी ठीक से भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मायावती जी का वोट भारतीय जनता पार्टी को खुलकर मिला, और एग्जिट पोल भी सारे दिखा रहे हैं कि 2 से 3 सीट ही मायावती जी ले पाएंगी, वो 5 सीटें बहुत ज़्यादा आ जाएं, इससे ज़्यादा वो अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाई। प्रियंका गांधी तो वैसे ही चुनाव, आप देख ही रहे हैं कि उनके चुनाव का क्या हश्र हुआ या होने वाला था या क्या आलम था। लेकिन यहाँ पर सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, और वो स्पष्ट ये है कि
अगर ऐसी सिचुएशन है तो भारतीय जनता पार्टी को 350 प्लस सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है वो 350 प्लस सीटों को नहीं दिखा रही है। ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस सीटें 350 प्लस सीटें नहीं मिल रही। कारण क्या है? बहुत सारे लोगों से मेरी चर्चा हुई। उन चर्चाओं में कितना सच कितना झूठ तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर का सिस्टम नहीं हूं, मैं दूर से ऑब्जर्व कर सकता हूं। वो बड़े गंभीर बातें हैं, कुछ लोगों को बहुत लग भी सकती हैं। बात यह आई कि सबसे पहली बात यह कहा गया कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी ने सबसे खराब किया। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन समाजवादी पार्टी ने सबसे बेस्ट किया। और अगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता, यानी कि 100 से ऊपर सीटें काट दी गई होती सिटिंग विधायक की, तो ये बिल्कुल निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें लेकर आती। क्यों? क्योंकि योगी जी की और मोदी जी की एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी अगर किसी की थी तो वो सिटिंग विधायक की थी, जिस सिटिंग विधायक को स्वीकार करने को लोग तैयार नहीं थे। वो सीधा कहा जा रहा था कि नहीं, हम तो योगी जी को वोट डाल रहे हैं, हमें सिटिंग विधायक से कोई मतलब नहीं। ये सूचनाएं बिल्कुल साफ जग जाहिर क्लियर हो रही थी। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो हजम थोड़ी होती नहीं है, लेकिन लोग बातें तो करते ही हैं, संगठन का सहयोग। ऐसा लोगों ने कहा कि संगठन का सहयोग बहुत ज़्यादा नहीं मिला योगी जी को। योगी जी सिंगल ऐसी पर्सनालिटी थे जिनके नाम पर वोट पड़ा है, चाहे कैंडिडेट किसी प्रकार का खड़ा हुआ हो, चाहे किसी को भी लाया गया हो, चाहे कैंडिडेट कितना ही बड़ा बदनाम व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जो वोट पड़ा वो वोट योगी जी के नाम को पड़ा, योगी जी को पड़ा। लोगों ने यहां तक कहा कि मोदी जी का प्रभाव ठीक है, मोदी जी का किसी बैर नहीं है, लेकिन मोदी जी को वोट जो मिलना चाहिए था वो वोट मोदी जी के नाम से नहीं, बल्कि इस बार वोट योगी जी के नाम से मिला। और योगी जी पर मोदी जी एड ऑन थे, यानी कि वो प्लस हो रहे थे, वो उनकी मददगार थे। लेकिन जो दूसरी चर्चाएं आई वो ये आई कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें संगठन के जो लोग इन्वॉल्व थे, उसमें लोगों ने चर्चाएं की कि केंद्र में जो लोग बैठे हुए थे वो भविष्य में मोदी जी के सक्सेशन को देख रहे हैं कि मोदी जी अब से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, जितना भी मोदी जी रहेंगे, उसके बाद जो सक्सेशन करने वाले हैं उनको योगी जी प्रबल दावेदार दिख रहे थे। इसलिए लोग ये कहते हैं कि केंद्र की जब टीम जो लगी हुई थी उस टीम ने मोदी जी, योगी जी के चुनाव को भरसक पूरी ताकत से कमजोर किया, पूरी ताकत से कमजोर करने की कोशिश करी। ये सामान्य चर्चा है उत्तर प्रदेश में। सामान्य व्यक्ति कितनी सत्यता है, कितना उसके डेप्थ है, कितना क्या है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन सामान्य चर्चा है। और वो सामान्य चर्चा ये है कि योगी जी को हरवाने के लिए बहुत बड़ी टीम लगाई गई। मैं जिसको मानने को तैयार नहीं हूं। कोई भी पार्टी अपने जनाधार को खोना नहीं चाहती। गलतियां, महत्वाकांक्षाएं कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन और कहना भी यही है कि ये जो स्वामी मौर्य का चक्कर आया, जिसमें ये कहा गया कि स्वामी मौर्य की भगदड़ की वजह से ये टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो पाया, पुराने वाले रिपीट कर दिए गए, टिकट काट नहीं पाए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो सब कुछ स्वामी मौर्य के भागने की वजह से हुआ। ये भी लोगों का कहना है कि स्वामी मौर्य भी उस ही जो सक्सेशन करना चाहते हैं मोदी जी का, उसी टीम का काम था कि 2 सीटों की बजाय, यानी कि उसको मौर्य को 2 सीटें न देकर 50 सीटों का लॉस कर लिया। ये और ये जानबूझकर किया गया, यानी कि वो भी कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट था, ऐसा कहने की लोगों ने कोशिश की। मैं इसको भी मानने को तैयार नहीं हूं। परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियां अच्छी खराब होती हैं और परिस्थितियों की वजह से कुछ कम ज़्यादा होता है। एक और बात जो सामने आई और मुझे लगता है कि उस पर तो भारतीय जनता पार्टी को मनन करना पड़ेगा, मनन करना ही चाहिए। और वो ये बात आई कि इतनी बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर दी थी, इतना कार्यकर्ता तैयार हो गया था, इतनी कार्यकर्ताओं की संख्या हो गई थी भारतीय जनता पार्टी कि वो नियोजन करना बड़ा मुश्किल हो गया था। नियोजन करना मुश्किल से मतलब है कि उनको किनको कहाँ लगाया जाए। जैसे मध्य प्रदेश से कोई टीम बुला ली गई, भैया आप चलो,
कोई टीम उत्तराखंड से, तो वहीं पर चुनाव चल रहा था, बंगाल से कुछ लोग आ गए, बिहार से कुछ लोग आ गए, उधर छत्तीसगढ़ से कुछ लोग आ गए, महाराष्ट्र से कुछ लोग आ गए, दिल्ली से कुछ लोग आ गए, हरियाणा से कुछ लोग आ गए। ऐसा किया गया कि ये लोग उत्तर प्रदेश में चलिए भाई चुनाव लड़वाइए, चल गए। अब ये आगे तो इनका प्रभाव क्या हुआ, ये है भाई कार्यालय में पड़े आगे आकर लेट गए। अब उनके लेटने बैठने की व्यवस्थाओं के लिए कार्यकर्ता चाहिए, उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए कार्यकर्ता चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि हमारी बैठक करवा दो। अब बैठक करवा दो, आए हैं तो हमारी बैठक करवा दो। अब वो बैठक करवाने में कार्यकर्ता इनकी बैठक करवा रहा है, उन्हीं अपने ही जो जो कार्यकर्ता है अपनी बैठक करवा, तब तक मालूम पड़ा दूसरी टीम आ गई, तो यही बैठक उनके पास हो गई, यही बैठक फिर तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवें के पास। मालूम पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी की जो टीम काम करने वाली थी, वो टीम ग्राउंड पर काम करने की बजाय इतने नेता प्रदेश में आ गए थे कि इनको मैनेज करने में उसने पूरी शक्ति लगाई कि भाई वो फलान बड़े नेता वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, इनको कैसे मैनेज किया। ये टीमें हैं पड़ी हुई हैं, होटलों में पड़ी हैं, या बताते हैं कि कहीं घरों में पड़ी हैं, कार्यालयों में पड़ी हैं। इनको मैनेज करने में बहुत बड़ी शक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगानी पड़ी, जिसका परिणाम ये निकला कि ये जो लोग आए थे ये वोट तो मांग नहीं पाए, क्योंकि ये आए, ये किसी को जानते तो है नहीं। ये आए, सपोज एक जिले में आए, वहां पर 20 लोग 25 लोग पड़े हुए हैं, 50 लोग आ गए। अब वो 50 लोग की 5-5 की टोली बनी हुई है, वो कह रहे बैठक करवाओ। अब बैठक ये किसी को जानते नहीं, तो ये खुद तो बैठक करने जा नहीं पाएंगे। तो मालूम पड़ा कि जो टीम है उस टीम को ही बोलेंगे। अब टीम इनको मैनेज करने में अपना समय खराब कर रही है, तो वोट मांगने के बजाय इनको, अब ये या तो उठते भाई गली बांट देते कि ये 20 लोग 50 लोग दूसरी जगह से कहीं से पड़े हुए हैं, एक काम करते हैं कि इनको विधानसभा में 10 गलियां बांट दो, 5-5 गलियां नहीं भैया, 5-5 लोग एक एक गली निपटाओ दिन में, और महीने भर तक पड़ा हुआ है, ये आपका काम यही कि 2 गलियां। तो ऐसा नियोजन करने वाला कौन है? कौन नियोजन करेगा? कौन इनको सिस्टमेटिक प्लान वे में लगाएगा? ऐसा प्लान वे में लगाने वाले कार्यकर्ता अपने को नहीं दिखाई पड़ रहे थे कि वो उनको कैसे मैनेज करेंगे। दूसरी बात कि इतना वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने पास था कि इतने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में किसकी चलेगी ये भी किसी को पता नहीं था, क्योंकि केंद्र की प्रभारी, राज्य के प्रभारी, प्रदेश सरकार से प्रभारी, फिर वो क्षेत्र से प्रभारी, फिर वो मंडल से, वो जिले से प्रभारी, जिले के अलावा विधानसभा के प्रभारी, विधानसभा ये मंडल के प्रभारी, इतने सारे प्रभारी बना दिए गए थे कि इन प्रभारियों को कैसे मैनेज किया जाए, ये कितने प्रभारी हो पाएंगे ये पता नहीं। ये बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में आई। और जो लोग कह रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन चर्चा तो चर्चा है, और चर्चा तो बड़ी खतरनाक है कि साहब प्रदेश में जो संगठन है, संगठन को न बदला तो 2024 का चुनाव चला जाएगा, और संगठन को नहीं बदला गया इसके कारण यह हो गया क्योंकि संगठन लगातार बैठा रहता है। जो संगठन मंत्री, महामंत्री, उपमंत्री, जितने भी प्रकार के पदाधिकारी रहते हैं, जो जिनके हाथ में मेन कंट्रोल होता है, वो लोग लंबे समय तक बैठने की वजह से ये संभव है कि उनकी ग्रिप इतनी ज्यादा बन जाती है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ शुरू हो जाती है। ये तो एंटी इनकम्बेंसी तो होना स्वाभाविक, और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी बनेगी तो या तो योगी जी पर बनती, योगी जी पर एंटी इनकम्बेंसी पड़ी नहीं, योगी जी तो एड ऑन हुए। अब एंटी इनकम्बेंसी किस पर पड़ेगी? या तो संगठन पर पड़ेगी या जो सिटिंग विधायक है उस पर पड़ेगी। सिटिंग विधायक आपने काटा नहीं, उसकी सिटिंग विधायक की टिकट कर दी, और संगठन भी वही बैठा हुआ, तो एंटी इनकम्बेंसी का जो प्रभाव पड़ा वो सिटिंग विधायक पर पड़ा, इसलिए सीटें कम हो रही, और एंटी इनकम्बेंसी का जो फर्क पड़ता दिखाई पड़ेगा वो खास तौर से संगठन पर दिखाई पड़ेगा। इसलिए संगठन को भी चुस्त दुरुस्त मुस्तैद करना आवश्यक है, उसमें बदलाव करना आवश्यक है, उसको सही से नियोजित करना आवश्यक है, ऐसा लोगों का कहना है। मेरा मानना है कि लंबे समय तक अगर संगठन बैठा रहता है तो उसको ज़्यादा बड़ी आंखों से दिखाई देने लगता है, ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगती हैं, और इसलिए चूंकि लोगों की चल नहीं पाती उनके ऊपर, इसलिए वो इस तरह के लांछन लगाते हैं कि साहब संगठन को हटाया जाए। जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टियों में आप टिकट मांगने चले जाइए तो सबको पता होता है कि भाई ये प्रियंका गांधी करेगी, ये टिकट यहाँ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव करेंगे, बहुजन समाज पार्टी का वो करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये थी कि टिकट कौन करेगा ये किसी को पता नहीं। कोई अध्यक्ष को पकड़ रहा है, तो कोई क्षेत्रीय अध्यक्ष को पकड़ रहा था, तो कोई महामंत्री को पकड़ रहा है, तो कोई योगी जी महाराज को पकड़ रहा है, कोई धर्मेंद्र प्रधान जी को पकड़ रहा है, तो कोई अमित शाह जी को पकड़ रहा है, तो कोई जेपी नड्डा जी के पास जा रहा है, कोई कह रहा है प्रधानमंत्री करेंगे।
इतने सारी जगह पर कार्यकर्ता टिकट मांगने में जितना समय उसने खराब किया, वो समय अगर ग्राउंड पर लगाते तो सीटें 350 प्लस जाने वाली थी। ये सब मुझे जो नेगेटिविटी दिखाई दी वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, जो चीज़ें मुझे समझ में आई वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि आखिर समस्या कहाँ पैदा हुई, आखिर समस्या कहाँ आई। एक दो चीज़ें और मैं इसमें कहना चाहूँगा, वो यही है कि जो बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता पहले से थे और विविध संगठनों के जो कार्यकर्ता थे, उनका उपयोग नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनका उपयोग जो जिस प्रकार होना चाहिए वो उपयोग नहीं हुआ, जो उनका काम था वो काम उनसे नहीं लिया गया। ये बड़ी समस्याएं इसमें आईं और जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दी। लेकिन मैंने पहले भी आंकड़े आपको कहे थे कि जो बेनिफिशियरी, इन सब संगठन को हटा दीजिए, कार्यकर्ताओं को हटा दीजिए, आप विधायक को भी इररिलेवेंट घोषित कर दीजिए। आप ये जो लोग आए थे, मैंने कहा कि उनमें कार्यकर्ताओं की एनर्जी उनको मैनेज करने में ज़्यादा नष्ट हो गई, चलिए कार्यकर्ता हट गया, वो उनमें लगा रहा। जो बेनिफिशियरी था योगी जी का, जो योगी जी ने काम किया है, उसके आधार पर आम जनमानस के दिमाग में वो बैठा था। जैसे मैंने पहले भी आंकड़े दिए थे कि 16 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश में है, 9 करोड़ वोट के लगभग पड़ता है। इस बार 8.5 करोड़ पड़ा होगा, क्योंकि 60% वोट ऑन एन एवरेज नहीं पड़ा। फिर भी मैं मानूं 9 करोड़, और 9 करोड़ में से अगर दो पार्टियां सही से लड़ी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी थोड़ी सी लड़ी, तो जिसको 40% से ऊपर वोट मिल जाएंगे एक पार्टी को, 45%, 50%, 40 से 50 के बीच में, वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और बेनिफिशरीज उत्तर प्रदेश में लगभग अगर कैलकुलेट करोगे तो वो 7 से 8 करोड़ बनते हैं। 5 करोड़ वो लोग हैं जिनको व्यक्तिगत लाभ हुआ है, चाहे माँ की पेंशन बंदी हो, चाहे बूढ़े बाप का, बूढ़े घर में पिता का आयुष्मान कार्ड बना हो, बहू को वो गैस का कनेक्शन मिला हो, पूरे घर को राशन मिला हो, बिजली का कनेक्शन मिला हो, टोटी वाला पानी मिला हो, घर में बच्चों को मोबाइल मिला हो, टैबलेट मिला हो या फिर लैपटॉप मिला हो। ये बेनिफिशियरी हैं जिनको व्यक्तिगत बेनिफिट मिला, सीधा बेनिफिट मिला, इसमें कोई लॉग लपेट नहीं थे। ये सारा वोट आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को मिला होगा। तो जो एंटी इनकम्बेंसी वर्सेस जो बेनिफिशियरी, यानी कि योगी बाबा जी की जो इमेज है वो, और जो बेनिफिशियरी जो उनके द्वारा लाभ दिए गए वो, इन दो को मिला देंगे और जो इन दो को अगर मिलाकर केवल वोट डलवाएंगे तो 350 आती हैं। और अब एंटी इनकम्बेंसी विधायकों की हो गई, एंटी इनकम्बेंसी संगठन की हो गई, और ये जो भगदड़ हो गई, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी का हो, केंद्र वर्सेस राज्य, यानी कि केंद्रीय टोली वर्सेस राज्य का संगठन, ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश हुई। इन सब फैक्टरों को अगर आप मान लेंगे कि इनसे नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने की हैसियत में समाजवादी पार्टी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने की हैसियत में बहुजन समाज पार्टी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने की हैसियत में कहीं से भी प्रियंका गांधी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का नुकसान अगर किसी ने किया तो वो अंदर के सिस्टम ने किया, यानी कि योगी जी की जो इमेज और जो उनका प्रभाव था, उस प्रभाव पर अगर कहीं से नेगेटिविटी कोई आई, कोई नुकसान हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़, भारतीय जनता पार्टी के अंदर का कोलैप्स, भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह जिसको स्पष्ट भाषा में कह लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी में उदासीनता, ये सारे फैक्टर मिलाकर योगी जी को लगभग 100 सीटों का नुकसान कर गई। जो मैंने कहा था 100 सीटें अगर बदल दी गई होती, बिल्कुल नया फ्रेश कैंडिडेट ला दिया होता जिसको कोई नहीं जानता, जिसका कोई प्रभाव ना हो, जिसकी कोई ग्राउंड रियलिटी ना हो, ऐसे 100 लोग अगर खड़े कर दिए गए होते तो फिर भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों पर जा रही थी। 100 सीटों का नुकसान इनकी वजह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद का किया है, इसलिए 250 से 300 के बीच में कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है। मैं कह रहा हूँ कि आज मैं आपको, वैसे शाम को 6-7 बजे 8 बजे जब मैं फ्री होता हूँ अपने कामों से, तब हम स्टेटमेंट ये देते हैं। आज मैं चूँकि लखनऊ में था, कई लोगों से संपर्क कर रहा था, ये जो अधिकारियों ने प्रोपेगेंडा रचाने की कोशिश की थी
कि ये शो करो कि आखिरी चरण में कुछ अच्छा हो जाए अखिलेश के फेवर में, इसलिए ये सफाई हो रही है, वो बंगला साफ हो रहा है। ये सब एक प्रोपेगेंडा था, मीडिया का भी प्रोपेगेंडा था। इस प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, लोगों को चिंता हुई, इसका उल्टा लाभ मिला। लोगों को लगा अरे सरकार जा रही है, अब सरकार को बनाना चाहिए। इसलिए इस पूरे प्रक्रिया में जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन आया, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बने। अब मैं योगी सरकार बनने के बाद योगी जी से आग्रह करूंगा कि आपको संगठन में घुसना चाहिए। योगी जी पूरे 5 साल संगठन में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, वो काम करते रहे, हालांकि उसका लाभ मिला उनको। अब योगी जी को संगठन पर पकड़ बनानी चाहिए। योगी जी को अपनी मानसिकता के लोगों को मंत्रिपरिषद में लेना चाहिए। योगी जी को अपने अगल बगल वो लोग जो सिर्फ प्रोग्रेसिव हों उनको देखना चाहिए। अब योगी जी संगठन के मोहताज नहीं रह जाएंगे। योगी जी खुद में एक पर्सनालिटी हैं। योगी जी को ये बात का एहसास अब हो जाना चाहिए। नहीं होता है, आप सब लोग मिलाकर उनको एहसास करवाइए कि आपकी एक्सक्लूसिव सिचुएशन है, आप विन विन सिचुएशन में हैं और अब आपको परिवर्तन करना ही होगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि 250, जो मैं 350 बता रहा था, 250 से 300 के बीच में, या 250 से मैं कहूँ कि 20 कम या 20 ज़्यादा, ऐसी सिचुएशन तो 100% है। अंडर करंट अगर अच्छा हो गया होगा, जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा था बेनिफिशियरीज की, तो फिर 300 भी पार हो ही सकती हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।